मार्च 1940 मुस्लिम लीग की घोषणा पत्र के जवाब में डॉक्टर बीर सिंह भट्टी ने कुछ पैम्पलेट छपवाए। इसमें खालिस्तान शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। खालिस्तान का मतलब है खालसाओं का देश, यानी कि सिख लोगों का देश, ऐसा देश जहां पर सिर्फ सिख कम्युनिटी ही रहे। अब यही खालिस्तान भारत और कनाडा के रिश्ते बिगाड़ने में लगा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में इल्जाम लगाया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। जब बात बिगड़ने लगी तो ट्रूडो ने कहा कि उनका मकसद भारत को उकसाना नहीं था। हालांकि इस समय भारत और कनाडा के रिश्तों में जैसी तल्खी आज है, वैसी शायद ही पहले कभी रही हो। पहले दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के टॉप डिप्लोमेट को बाहर निकाला, फिर अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की और अब अगले आदेश तक कनाडा के लिए वीजा सर्विस भी निलंबित कर दी गई है। पिछले कुछ सालों में कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। भारत इस मुद्दे को कई बार उठा चुका है। हाल ही में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रूडो के सामने भी यह मुद्दा उठाया था, लेकिन खालिस्तानी समर्थकों पर कोई एक्शन लेने की बजाय ट्रूडो भारत को ही आंखें दिखा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बात करेंगे जिस खालिस्तान की वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, उसका जन्म कैसे हुआ, खालिस्तान का मतलब हमने समझ लिया है और इसका इतिहास कितना पुराना है, कहां से ये शुरू हुआ और अब कहां तक पहुंचा है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1929 से। उस समय लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। 3 समूह थे जिन्होंने इसका विरोध किया। एक मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह और तीसरा था मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब पंजाब भी 2 हिस्सों में बंट गया। पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में गया तो दूसरा हिस्सा भारत में रहा। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए अलग राज्य की मांग और तेज कर दी। इसी मांग को लेकर 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। अलग राज्य की मांग को लेकर 19 साल तक आंदोलन चलते रहे। आखिरकार 1966 में तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया। पंजाब 3 हिस्सों में बांटा गया, सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़। जैसा कि पहले बता चुके हैं, खालिस्तानी शब्द पहली बार 1940 में सामने आया। आज़ादी के बाद भी लंबे समय तक सिखों के लिए अलग राज्य की मांग होती ही रही। 1966 में सिखों को पंजाब तो मिल गया, इससे कुछ वक्त शांति भी रही, लेकिन विरोध अंदर ही अंदर उठता जा रहा था। अलग प्रदेश बनने के बाद 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में टांडा विधानसभा सीट से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान भी खड़े हुए, लेकिन वो चुनाव हार गए। चुनाव हारने के 2 साल बाद जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए और वहां जाकर खालिस्तानी आंदोलन की शुरुआत की। तो असली खालिस्तानी आंदोलन की शुरुआत जो है वो आप 1969 से कह सकते हैं। 1971 चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम में खालिस्तानी आंदोलन के लिए फंडिंग की मांग करते हुए एक विज्ञापन भी दिया। साल 1977 में चौहान भारत लौटे और 1979 में वापस ब्रिटेन चले गए। वहां जाकर उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। इसके बाद चौहान ने एक कैबिनेट बनाई और खुद को रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसने खालिस्तानी पासपोर्ट, स्टैम्प और खालिस्तानी डॉलर भी जारी किए। इतना ही नहीं, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में खालिस्तानी एम्बेसीज भी खोल दी। पंजाब अलग प्रदेश बना तो फिर ज्यादा अधिकार की मांग उठने लगी। 1973 में अकाली दल ने पंजाब को ज्यादा अधिकार देने की मांग रख दी। इससे पहले 1973 और 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया, जिसमें पंजाब को ज्यादा अधिकार देने के कुछ सुझाव दिए गए। इस प्रस्ताव में सुझाव आया कि केंद्र सरकार का सिर्फ राज्य विदेश नीति, संचार
और मुद्रा पर अधिकार हो, बाकी सभी मामलों पर राज्य सरकार का अधिकार हो। इस प्रस्ताव में पंजाब को और ज्यादा अधिकार यानी स्वायत्तता देने की बात कही गई थी, अलग देश की बात नहीं थी। इसी दौरान अमेरिका में बैठे खालिस्तानी विचारक गंगा सिंह ढिल्लों ने भी अलग खालिस्तान की मांग रख दी। ये वो समय था जब पंजाब में खालिस्तानी समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाला की ताकत बढ़ रही थी। जहां जगजीत सिंह चौहान और गंगा सिंह जैसे लोग भारत से बाहर के देशों में खालिस्तान की मांग को प्रबल कर रहे थे, वहीं पंजाब के अंदर जरनैल सिंह भिंडरावाला की ताकत अपने आप में उभर कर सामने आ रही थी। अगस्त 1942 में अकाली दल के नेता एच.एस. लोंगोवाल द्वारा और प्रकाश सिंह बादल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लागू करने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से पंजाबी भाषा इलाके पंजाब में मिलाने और सतलुज यमुना लिंक कैनाल की योजना को मुलतवी करने के लिए भिंडरावाले के साथ मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा खोल दिया। फिर वो हुआ जो इतिहास बन गया। भिंडरावाला की ताकत बढ़ती गई। वो अकालियों का करीबी था लेकिन निरंकारियों का दुश्मन। अप्रैल 1978 में अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच एक हिंसक झड़प हुई जिसमें अकाली दल के 13 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगीं। 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी ए.एस. अटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन सब के लिए भिंडरावाला को ही जिम्मेदार ठहराया गया। इसी बीच भिंडरावाला ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया। कुछ महीनों बाद भिंडरावाला ने सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त पर अपने विचार रखने शुरू कर दिए। पंजाब में अलगाववाद और हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही थी। इन्हें रोकने के लिए भिंडरावाले को पकड़ा जाना जरूरी था। इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर थे मेजर जनरल के.एस. बराड़। उनका कहना था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी और इसे रोकने के लिए ऑपरेशन को जल्द अंजाम देना जरूरी था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ। 1 जून से सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी थी। पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों को रोक दिया गया, बस सेवाएं रोक दी गईं, फोन कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी और भारतीय मीडियाओं को राज्य से बाहर कर दिया गया। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून की शाम से सेना ने गोलाबारी शुरू की। अगले दिन सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी स्वर्ण मंदिर में घुस गए। भीषण खून खराबा हुआ। 6 जून को भिंडरावाला मार गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार में 83 सैनिक शहीद हुए थे, 249 घायल हुए थे, वहीं 493 चरमपंथी या आम नागरिक मारे गए और 86 लोग घायल हुए। 1592 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी। इंदिरा गांधी पर इतनी गोलियां चलाई थी कि उनका शरीर क्षत विक्षत हो चुका था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में 2733 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया, वहीं देश भर में 3350 सिख मारे गए। ऐसा आरोप लगा था कि इन सिख विरोधी दंगों को कांग्रेस नेताओं ने ही हवा दी थी। अगले 10 साल तक देश भर में सिर्फ मौतें ही मौतें चलती रही। जुलाई अगस्त 1985 में राजीव गांधी और लोगोवाल ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, पर जैसे ही लोगोवाल पंजाब लौटे वैसे ही कट्टरपंथियों ने उनका कत्ल कर दिया। साल 1984 से 1995 के बीच पंजाब में उग्रवाद चरम पर रहा। उग्रवादियों ने सुरक्षा एजेंसियों और हिंदुओं को निशाना बनाया। 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया। इससे विमान में सवार सभी 329 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। बाबर खालसा ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए भिंडरावाले की मौत का बदला बताया था। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल ए.एस. वैद की पुणे में हत्या कर दी गई। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार
के सामने खुद खड़ा होकर उड़ा दिया। इससे बेअंत सिंह की मौत हो गई। 1990 के मध्य तक पंजाब से विद्रोह का सफाया कर दिया गया, लेकिन तब तक खालिस्तानी समर्थकों और आतंकी मॉड्यूल भारत से बाहर अपने ठिकाने और अपने पैरों को मजबूत कर चुका था। अप्रवासी कैब ड्राइवर से अटॉर्नी बने गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिनकी हाल ही में एनआईए द्वारा संपत्ति सीज कर दी गई है, साल 2007 में सिख फॉर जस्टिस नाम से एक संगठन बनाया और दावा किया कि यह संगठन 1984 के दंगों के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने के लिए बनाया गया है। 2019 में केंद्र सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। सिख फॉर जस्टिस ने 4 साल पहले पंजाब को भारत से अलग करने के विषय पर प्रवासी सिखों के बीच 2020 में जनमत संग्रह कराने की घोषणा की। अक्टूबर 2021 में सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान का नक्शा जारी किया। इस नक्शे में सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के कुछ जिलों को भी खालिस्तान का हिस्सा बताया। खालिस्तानी विचारधारा समर्थकों की गिरफ्तारी और उन पर एक्शन की वजह से खालिस्तानी आंदोलन सुस्त पड़ने लगा था। हालांकि बीते कुछ सालों में फिर से पनपने लगा है। खालिस्तान का समर्थन करने वाले सरगना भारत से बाहर बैठे हुए हैं और वहीं से बैठकर भारत में खालिस्तानी आंदोलन को भड़काते हैं, भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए खालिस्तानी एलिमेंट्स को भड़काती रहती है। ये खालिस्तानी समर्थक पाकिस्तान के लाहौर, कनाडा, ब्रिटेन में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। मसलन खालिस्तानी कमांडो फोर्स का मुखिया परमजीत सिंह पंजवार 1994 से लाहौर में बैठा है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख बाधवा सिंह बब्बर भी लाहौर से ही काम करता है। जनरल सिंह भिंडरावाला का भतीजा लखवीर सिंह लाहौर में बैठकर कथित तौर पर यूरोप और कनाडा में खालिस्तानी ताकतों को एकजुट करता है। सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडा से खालिस्तानी आंदोलनों को या खालिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों को सहायता प्रदान करता है। आई होप आप सभी लोगों को खालिस्तान से जुड़ी सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। कब शुरू हुआ? 1929 से शुरू हुई ये कहानी और आज 2023 तक आ पहुंची है। भारत में उतना नहीं, लेकिन भारत के बाहर ये सभी गतिविधियां अभी भी सक्रिय हैं। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी भावना के साथ जय भारत।